नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज देश को नया संसद भवन समर्पित होगा और इस संसद भवन के समर्पित करने का कार्यक्रम जो आज रखा गया है, उस कार्यक्रम में जो परंपरा है, उस परंपरा से इतर आज नए संसद भवन का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। जबकि इस संसद भवन का उद्घाटन जो परंपरा रही है, उस परंपरा अनुसार राष्ट्रपति को करना था। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी जब नए संसद भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम था, उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्हें भी इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। और आज संजोग कहें या इसे इत्तेफाक कहें, आज जो उद्घाटन होना है, इस उद्घाटन में भी जो देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको भी इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। और इसे लेकर के पूरे देश में रार और तकरार मचा हुआ है। 19 दलों ने, जो भारतीय लोकतंत्र के मंदिर के हिस्सा हैं, जो 19 दलों द्वारा आज इस संसद भवन के उद्घाटन का जो है बहिष्कार किया गया है। हम लोग से जुड़ गए हैं आज सिवान के भाकपा वाले विधायक अमरजीत कुशवाहा जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना किस ओर इशारा करता है और आखिर भाजपा ने जो केंद्र सरकार है उसकी मंशा क्या है। विधायक जी, लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार भारतीय संसद जो शिलान्यास हुआ, उस शिलान्यास में भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दूर रखा गया और आज संजोग से लोकसभा के जो नए भवन का उद्घाटन है, उस उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है, जिसे लेकर के काफी रात तकरार मचा हुआ है। क्या कहेंगे आप? ये प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखा जाए तो संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। इस परंपरा जो बनी हुई है पुरानी, उसको तोड़ा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से वो लगातार सिंगल पर्सन अपने को ही फोकस करने में लगे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति की सीधी हुकूमत चल रही है। जिस तरह से राजतंत्र चलता है, उसको चलाने की कोशिश की जा रही है और उसी का ही रिजल्ट है। एक हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जो है आदिवासी समुदाय से बनी थी, तो इन लोगों ने ज़बरदस्त रूप से पूरे देश में यह प्रचार चलाया था कि हमने आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया है। और आज जब उसको ये अवसर आया है कि देश के सबसे बड़े जो संस्था है पार्लियामेंट, उसका उद्घाटन करना चाहिए उसको और उसे सम्मानित करना चाहिए, तो इसको जो है प्रधानमंत्री जी अपने खुद कर रहे हैं। ये हमारे देश के महिला और आदिवासी अपमान है और राष्ट्रपति का भी अपमान है। हम समझ रहे हैं कि अभी भी, खैर अब तो समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि देश के गरिमा और लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ। जो नया लोकसभा का भवन बना है, उस लोकसभा भवन की कितनी आवश्यकता थी? चूंकि ऑलरेडी पुराना भवन था और भारतीय इतिहास में वह दर्ज था, तो आज नए लोकसभा भवन की क्या आवश्यकता थी, ये बताइए। यह बात तो सही है कि अभी लोकसभा भवन ठीक था, काम चल रहा था, लेकिन भविष्य में ये बात भी ज़रूरी है कि अभी संसद की संख्या बढ़ने वाली है। पहले 545 थी, अब जो है लगभग 800 से कुछ ज़्यादा से परिसीमन होगा तो संसद की संख्या हो जाएगी। तो ऐसी संसदों की संख्या यदि बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में यह बात सही है कि बड़ा संसद भवन की ज़रूरत पड़ेगी। तो संसद भवन बन रहा है, ये कोई गलत नहीं है, बनना ही चाहिए। हालांकि अभी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से 10 साल 5 साल बाद भी बनता तो कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं था, दिक्कत नहीं था। तो बन गया, ठीक है। लेकिन हमारे देश की जो परंपरा रही है, हमारे देश के सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। और इसलिए, और नहीं तो स्पीकर, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, तो हम तो देखें कि उन्होंने ही आग्रह किया है प्रधानमंत्री से, ये कुल मिलाकर के वो हृदय से आग्रह नहीं किया है, इन लोगों ने दबाव बना करके उनसे लिखवाया है और वो करवा रहे हैं। देश के 19 विपक्षी दल, जो प्रमुख से लेकर के जितने विपक्ष के नेता हैं और पार्टियां हैं, सब ने विरोध किया है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है और प्रोटोकॉल के तोड़ा जा रहा है। देश के गरिमा के लिए, देश के प्रगति के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, हित के लिए ठीक नहीं।
भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूरे होने को भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वर्णिम समय बता रहा है और 9 वर्ष पर तमाम जश्न मनाया जा रहा है। आपकी पार्टी जो महागठबंधन के आप लोग घटक दल हैं, आम चुनाव होने वाला है लोकसभा का वर्ष 2024 में, तो किस तरह की तैयारी है? और लगातार यहाँ के लोग और चर्चा है कि माले के खाते में या सीवान की सीट जाएगी, तो इसमें आपका भी नाम काफी तेजी से चर्चा में है, तो इसमें क्या सच्चाई है? यह बात बिल्कुल सही है कि 9 साल के भीतर जग जाहिर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया है, तहस नहस कर दिया है और देश का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को भी ये लोग खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ये पूरे लोग जान रहे हैं। पूरी संसदीय परंपरा का इन लोगों धज्जियां उड़ा रहे हैं और हमारे देश में राजशाही कायम करने की पूरी कोशिश चल रही है। चुनाव का मोड भी हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री जी सीधे बोलते हैं कि मोदी को वोट दीजिए और हम तो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस तरह के विचारों को लेकर के भारी विरोध है। आपस में भी ये पार्टी के भीतर इनर लोकतंत्र नहीं है, इनर डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये तो इन्होंने किया है। लोगों के यदि कोई आदमी इनके विरोध में बोलता है, माने पूरी एक कोशिश किया जा रहा है कि मोदी माने देश और मोदी के खिलाफ जो बोलेगा वो देश के खिलाफ बोलता है। ये आज तक नहीं हुआ था। अगर अगली बार जनता ने इनको फिर से गद्दी पर बैठा दिया तो समझिए कि ये रहेंगे, लोकतंत्र इस देश में नहीं रहेगा, जनता के अधिकार बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि 24 के चुनाव में चाहे जैसे भी हो, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ज़रूरी हो गया है। और जिस तरह के पूरे देश के भीतर विपक्षी एकता बन रही है, जनमानस के भीतर जिस तरह से माहौल बन रहा है, हम समझ रहे हैं आने वाले 24 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से लोग साफ हुए हैं, बहुत घमंड में थे और मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। कर्नाटक से ज़रूर सीखना चाहिए। आपके गलत नीतियों के कारण कर्नाटक में जनता ने, तो आपने क्या किया, पैसे के बल पर एमएलए को खरीद करके सरकार बना ली थी, जनता ने जवाब दे दिया। और आप बजरंग बली का सहारा लेने की कोशिश किए, जनता ये भी समझ गई कि अब इस चाल चलने वाला नहीं है। तो अब विदेश से लौट कर आए हैं, कम से कम विदेश और दुनिया को देखने के बाद उनको ज़रूर यह होश संभाल लेना चाहिए। इन सब नीतियों को, खास करके धार्मिक उन्माद के सवाल पर तो चुनाव में उन्हें नहीं आना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे, हम जानते हैं। वो जान रहे हैं कि एक ही ये मंत्र है जो हमारी नैया को पार कर सकता है। लेकिन देश की जनता अब समझने लगी है। देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, जनता को महंगाई से राहत चाहिए, हमारे देश के व्यवसायियों को कम से कम राहत चाहिए और हमारे देश के गरीब गुरबे लोगों को सम्मान चाहिए, उनको रोजी रोटी चाहिए। ये सब मुद्दे जो है देश के मुद्दे बन रहे हैं। लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप पुलवामा में जो करवाए उसका हिसाब दीजिए। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने नोटबंदी किया, उसका हिसाब दीजिए कि उससे क्या फ़ायदा हुआ। अभी बताइए, 1000 के नोट को बैन कर दिया तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बना देना है और उनके पैसे से देश की जनता पर लोकतंत्र को ख़त्म करके वोट लेकर के राज करना चाहते हैं। ये नहीं चलने वाला है। जहाँ तक के सीवान सीट की बात आपने कहा, तो हम समझ रहे हैं और हमारी पार्टी की पूरी दावेदारी भी है। सीवान माने माले का गढ़ रहा है और काफी मजबूत संगठन माना जाता है सीवान का, तो क्या माने आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ माले की दावेदारी होगी और माले आ सकती है? बिल्कुल हमारी पार्टी की यहाँ दावेदारी है, रहेगा भी। और पहले से भी हम लोग इस चुनाव को लड़ते रहे हैं और बिहार के भीतर हम 5-6 सीटों पर, ऐसे तो 9 सीटों पर हमारी पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है कि हम लोग 9 सीट पर लड़ेंगे। लेकिन अगर अलायंस में समझौता होता है तो अगर सबसे पहला 1, 2, 3, 4 सीट का अगर क्रम के आधार पर कोई मिलने का चांसेज है तो आरा, सिवान, जहानाबाद, काराकाट इसी दिशा में मिल सकता है और इन्हीं सब पर हमारी प्रमुख दावेदारी होगी।